आर्ट गैलरी एक कमरा या इमारत है जिसमें दृश्य कला प्रदर्शित की जाती है। 15वीं शताब्दी के मध्य से पश्चिमी संस्कृतियों में एक गैलरी दीवार के साथ कोई लंबा, संकीर्ण ढका हुआ मार्ग था, जिसका उपयोग पहली बार 1590 के दशक में कला के लिए एक स्थान के अर्थ में किया गया था। आर्ट गैलरी एक कमरा या इमारत है जिसमें दृश्य कला प्रदर्शित की जाती है। 15वीं शताब्दी के मध्य से पश्चिमी संस्कृतियों में एक गैलरी दीवार के साथ कोई लंबा, संकीर्ण ढका हुआ मार्ग था, जिसका उपयोग पहली बार 1590 के दशक में कला के लिए एक स्थान के अर्थ में किया गया था। एक एलिजाबेथन और जैकोबियन घरों में लंबी गैलरी कला के प्रदर्शन सहित कई उद्देश्यों को पूरा करती थी। ऐतिहासिक रूप से कला को स्थिति और धन के साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और धार्मिक कला के लिए अनुष्ठान की वस्तुओं या कथाओं के चित्रण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पहली दीर्घाएं अभिजात वर्ग के महलों या चर्चों में थी। जैसे जैसे कला संग्रह बढ़ते गए, इमारतें कला को समर्पित हो गईं और पहले कला संग्रहालय बन गई। कला को प्रदर्शित करने के आधुनिक कारणों में सौंदर्य आनंद, शिक्षा, ऐतिहासिक संरक्षण या विपणन उद्देश्य शामिल हैं। इस शब्द का उपयोग सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक कार्यों वाले प्रतिष्ठानों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। स्थायी संग्रह को संरक्षित करने वाले संस्थानों को या तो कला की गैलरी या कला का संग्रहालय कहा जा सकता है। यदि उत्तरार्ध, तो संग्रहालय भवन के भीतर जिन कमरों में कला प्रदर्शित की जाती है उन्हें गैलरी कहा जाता है। कला दीर्घाएं जो संग्रह का रखरखाव नहीं करती, या तो कलाकृतियों की बिक्री के लिए व्यावसायिक उद्यम है, या कला सहकारी समितियों या गैर लाभकारी संगठनों द्वारा संचालित समान स्थान है। कला जगत के हिस्से के रूप में कला दीर्घाएं कलाकारों, संग्राहकों और कला विशेषज्ञों के बीच संबंधों के नेटवर्क को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो ललित कला को परिभाषित करते हैं। ला संग्रहालय और आर्ट गैलरी शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जैसा कि दुनिया भर के संस्थानों के नामों में परिलक्षित होता है, जिनमें से कुछ को गैलरी कहा जाता है, उदाहरण के लिए नेशनल गैलरी और न्यू नेशनल गैलरी, और जिनमें से कुछ को संग्रहालय कहा जाता है, उदाहरण के लिए आधुनिक कला संग्रहालय और राष्ट्रीय पश्चिमी कला संग्रहालय। हालांकि ऐसे प्रतिष्ठान जो अन्य उद्देश्यों के लिए कला का प्रदर्शन करते हैं लेकिन कोई संग्रहालय कार्य नहीं करते हैं, केवल कला दीर्घाएं कहलाते हैं। संग्रहालय का विशिष्ट कार्य मूल्यवान वस्तुओं के संग्रह को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य मूल्य वाली कलाकृतियों का संरक्षण करना है। कला संग्रहालय दीर्घाओं के रूप में भी कार्य करते हैं, जो संग्रहालय के स्वयं के संग्रह से या अन्य संग्रहालयों के संग्रह से उधार लिए गए कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। संग्रहालय सार्वजनिक या निजी स्वामित्व में हो सकते हैं और सभी के लिए पहुंच योग्य हो सकते हैं या पहुंच पर प्रतिबंध हो सकते हैं। यद्यपि मुख्य रूप से दृश्य कला से संबंधित है, कला संग्रहालयों को अक्सर अन्य सांस्कृतिक आदान प्रदान और कलात्मक गतिविधियों के लिए एक स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, जहां कला वस्तु को प्रदर्शन कला, नृत्य, संगीत कार्यक्रम या कविता पाठ जैसी प्रथाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कला जगत में ललित कला के उत्पादन और वितरण में शामिल सभी लोग शामिल हैं। 2. एक्सक्लूसिव ललित कला का बाजार उच्च संस्कृति के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर निर्भर करता है। हालांकि हाल के दशकों के दौरान उच्च और लोकप्रिय संस्कृति के बीच की सीमा उत्तर आधुनिकतावाद द्वारा नष्ट हो गई है। 3. ऐतिहासिक कार्यों या पुराने मास्टर्स के मामले में यह अंतर कार्य की उत्पत्ति द्वारा बनाए रखा जाता है, इसकी उत्पत्ति और इतिहास का प्रमाण। 4. हाल के काम के लिए स्थिति कलाकार की प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। प्रतिष्ठा में सौंदर्य संबंधी दोनों कारक शामिल हैं। कला विद्यालयों में भाग लिया, शैलीगत या ऐतिहासिक आंदोलन में सदस्यता,
कला इतिहासकारों और आलोचकों की राय और आर्थिक कारक, समूह और एकल प्रदर्शनियों में शामिल होना और कला बाजार में पिछली सफलता। कला डीलरों ने अपनी दीर्घाओं के माध्यम से इनमें से कई कारकों को एक साथ लाकर कला जगत में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है, जैसे नए कलाकारों को खोजना, समूह शो में उनके संघों को बढ़ावा देना और बाजार मूल्यांकन का प्रबंधन करना। कला के विपणन के लिए वर्तमान दीर्घाओं के समान संचालित होने वाली कला की प्रदर्शनियां पहली बार प्रारंभिक आधुनिक काल में लगभग 1500 से 1800 ईपू में दिखाई दी। पूर्ववर्ती मध्य युग में चित्रकार और मूर्तिकार गिल्ड के सदस्य थे, जो कुलीन संरक्षकों या चर्चों के लिए कलाकृतियां बनाने के लिए कमीशन की मांग करते थे। 16वीं शताब्दी में कला अकादमियों की स्थापना ने चित्रकारों और मूर्तिकारों द्वारा अपने हाथों से काम करने वाले कारीगरों से अपनी स्थिति को कविता और संगीत जैसी शास्त्रीय कलाओं तक बढ़ाने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व किया, जो विशुद्ध रूप से बौद्धिक गतिविधियां हैं। हालांकि कला की सार्वजनिक प्रदर्शनी को व्यावसायिक गतिविधि के प्रति पूर्वाग्रह को दूर करना था, जिसे कई यूरोपीय समाजों में कलाकारों की गरिमा के नीचे माना जाता था। 6. विक्टोरियन युग तक व्यावसायिक कला दीर्घाएं अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी, जो सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्य की वस्तुओं को खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण संभव हुई। 7. 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कला के संबंध में आधुनिक मूल्यों के पहले संकेत भी मिले। एक निवेश के रूप में कला बनाम शुद्ध सौंदर्य शास्त्र और ऐसे निवेश के अवसर के रूप में जीवित कलाकारों पर बढ़ा हुआ ध्यान। 8. कला डीलर या गैलरिस्ट 9 के स्वामित्व या संचालन वाली वाणिज्यिक दीर्घाएं कला बाजार के मध्य स्तर पर कब्जा कर लेती हैं, जो अधिकांश लेनदेन के लिए जिम्मेदार होती है, हालांकि उच्चतम मौद्रिक मूल्यों वाली नहीं। एक समय न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन जैसे प्रमुख शहरी कला जगत तक सीमित कला दीर्घाएं वैश्विक हो गई हैं। वैश्वीकरण में एक और प्रवृत्ति यह है कि अपने शहरी प्रतिष्ठानों को बनाए रखते हुए गैलरी आर्ट बेसल और फ्रीज आर्ट फेयर जैसे कला मेलों में भी भाग लेती है। 3. कला दीर्घाएं कलाकारों और संग्राहकों के बीच प्राथमिक संबंध है। बाजार के ऊंचे स्तर पर मुट्ठी भर विशिष्ट नीलामी घर और डीलर सेलिब्रिटी कलाकारों का काम बेचते हैं। निचले स्तर पर कलाकार अपना काम अपने स्टूडियो से या रेस्तरां जैसे अनौपचारिक स्थानों पर बेचते हैं। पॉइंट ऑफ सेल गैलरी प्रदर्शनियों और उद्घाटनों की मेजबानी करके कलाकारों को खरीदारों से जोड़ती है। कलाकृतियां खेप पर हैं। कलाकार और गैलरी प्रत्येक बिक्री से प्राप्त आय को विभाजित करते हैं। गैलरी मालिक और कर्मचारियों की विशेषज्ञता और विशेष बाजार के आधार पर दिखाई गई कलाकृति शैली और मीडिया में अधिक नवीन या अधिक पारंपरिक हो सकती है। 10. दीर्घाओं के प्रकार। गैलरियां जीवित कलाकारों के नए कार्यों के प्राथमिक बाजार में या संग्रहकर्ताओं, संपदाओं या संग्रहालयों के स्वामी वाली पूर्व अवधि के कार्यों के लिए द्वितीयक बाजारों में सौदा कर सकती है। प्रस्तुत अवधियों में ओल्ड मास्टर्स, मॉडर्न 1900 से 1950 और समकालीन 1950 वर्तमान शामिल है। युद्धोत्तर कला की श्रेणी में आधुनिक और समकालीन को जोड़ा जा सकता है, जबकि समकालीन 21वीं सदी या उभरते कलाकारों तक सीमित हो सकता है। 11. समसामयिक दीर्घाएं। अधिक जानकारी। समसामयिक आर्ट गैलरी समकालीन दीर्घाओं के लिए एक स्थायी मॉडल लियो कैस्टेली द्वारा स्थापित किया गया था। केवल बिक्री के लिए दलाल बनने के बजाय कैस्टेली नए कलाकारों की खोज और विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो गए, जबकि उन्हें अपने काम के लिए एक विशेष एजेंट बने रहने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से नए कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हीं कलाकारों द्वारा पुराने कार्यों के पुनर्विक्रय में भाग नहीं लिया। 12. द्वितीयक बाजार।
पहली के बाद की सभी कला बिक्री द्वितीयक बाजार का हिस्सा होती है, जिसमें कलाकार और मूल डीलर शामिल नहीं होते हैं। इनमें से कई बिक्री संग्राहकों के बीच निजी तौर पर होती हैं या कलाकृतियां नीलामी में बेची जाती हैं। हालांकि कुछ गैलरियां बाजार की स्थितियों के आधार पर द्वितीयक बाजार में भाग लेती हैं। किसी भी बाजार की तरह प्रमुख स्थितियां आपूर्ति और मांग है। क्योंकि कला एक अद्वितीय वस्तु है, कलाकार का उत्पादन पर एकाधिकार होता है, जो तब समाप्त हो जाता है जब कलाकार या तो मर जाता है या काम करना बंद कर देता है। 13. कला जगत के बाहर। कुछ व्यवसाय वैनिटी गैलरी के रूप में काम करते हैं। कलाकारों से अपना काम प्रदर्शित करने के लिए शुल्क लेते हैं। कलाकृतियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रिया के अभाव और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कम प्रोत्साहन के कारण वैनिटी गैलरी को गैर पेशेवर मानकर टाल दिया जाता है। 14. गैर लाभकारी गैलरी। यह भी देखें, कलाकार द्वारा संचालित स्थान। कुछ गैर लाभकारी संगठन या स्थानीय सरकारें सांस्कृतिक संवर्धन और स्थानीय कलाकारों का समर्थन करने के लिए कला दीर्घाओं की मेजबानी करती हैं। गैर लाभकारी संगठन कलाकार समूहों के लिए प्रदर्शन स्थल के रूप में शुरुआत कर सकते हैं और पूर्ण कला कार्यक्रमों में विस्तार कर सकते हैं। अन्य गैर लाभकारी संस्थाओं में कला को अन्य मिशनों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, जैसे कम आय वाले इलाकों में सेवाएं प्रदान करना। 15. आर्टिस्ट स्पेस की स्थापना 1972 में सोहो, न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। वेस्टबेथ गैलरी का संचालन वेस्टबेथ आर्टिस्ट रेजिडेंट्स काउंसिल द्वारा किया जाता है। कला जिले। अधिक जानकारी, कला जिला और कला कॉलोनी। ऐतिहासिक रूप से कला जगत की गतिविधियों को या तो शहरों में एक साथ एकत्रित होने से लाभ हुआ है। 3. या प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करने वाले दूर दराज के क्षेत्रों में। कला दीर्घाओं की निकटता ने एक ही रात में कला शो के उद्घाटन की एक अनौपचारिक परंपरा को सुविधाजनक बनाया, जिसे कई स्थानों पर आधिकारिक तौर पर पहले शुक्रवार की घटनाओं के रूप में समन्वित किया गया है। मान्यता प्राप्त कलाकारों का काम बेचने वाली गैलरी शहर के स्थापित व्यावसायिक क्षेत्रों में जगह घेर सकती हैं। कला में नई शैलियां ऐतिहासिक रूप से सीमांत पड़ोस के कम किराए की ओर आकर्षित हुई हैं। 1850 की शुरुआत में ग्रीनविच विलेज में एक कलाकार कॉलोनी मौजूद थी और गृहयुद्ध के बाद आप्रवासियों को रहने के लिए वाशिंगटन स्क्वायर पार्क के आसपास बनाए गए मकानों ने भी युवा कलाकारों और अवंतगार्डे कला दीर्घाओं को आकर्षित किया। 16. परिणामी जेंट्रिफिकेशन ने कलाकारों और दीर्घाओं को निकटवर्ती पड़ोस ह्यूस्टन के दक्षिण सोहो में जाने के लिए प्रेरित किया, जो बदले में जेंट्रिफाइड हो गया। 17. इस प्राकृतिक प्रक्रिया को फिर से बनाने का प्रयास करते हुए पड़ोस को पुनर्जीवित करने की रणनीति के रूप में निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी में स्थानीय सरकारों द्वारा जानबूझकर कला जिले बनाए गए हैं। इस तरह के विकास में अक्सर कलाकारों के रहने और काम करने के लिए जगह के साथ साथ गैलरी भी शामिल होती है।